नमस्कार, मीडिया न्यूज़ के साथ मैं रवि मुदगल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम डिबेट शो लेकर के आए हैं फिर से, और हमारे साथ कुछ मेहमान हैं इस एक विषय पर बात करने के लिए। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले रोहित गौतम, जो कि हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की विकसित भारत संकल्प यात्रा के आप सह संयोजक हैं जयपुर जिला के, और नव मतदाता अभियान के झुंझुनू जिला प्रभारी हैं। साथ में हमारे बैठे हुए हैं रामफूल जी। रामफूल जी भारतीय जनता पार्टी के गालव नगर मंडल आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से मंडल महामंत्री हैं। हमारे साथ दुर्गेश आबानेरी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, आप समाज के कार्यों में अग्रणी रहते हैं। हमारे साथ अमित शर्मा बैठे हुए हैं, भाजपा कार्यकर्ता हैं, आप युवा कार्यकर्ता हैं। और हमारे साथ एडवोकेट रवि जांगिड़ जी हैं, आप हाई कोर्ट में सक्रिय रूप से वकालत करते हैं। हमारे साथ मिस्टी कैफ़े ओनर सोनू शर्मा जी भी बैठे हुए हैं। सोनू शर्मा जी की बदौलत ही हम ऐसे कार्यक्रम यहाँ लगातार कंडक्ट करते आ रहे हैं। मिस्टी बेकरी और कैफ़े के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आगरा रोड पे बहुत ही प्रतिष्ठित एक कैफ़े और बेकरी है। यहाँ से आप विभिन्न तरह की सर्विसेज ले सकते हैं मील से संबंधित। तो हम विषय पर लौटते हैं। आज राजस्थान की 200वीं विधानसभा जो कि श्रीगंगानगर की श्री करणपुर सीट थी, जिस पर कि प्रत्याशी का निधन होने के कारण चुनाव नहीं हुए थे, विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव नहीं हो पाया था। मैं सबसे पहले बता देता हूं कि कांग्रेस प्रत्याशी ने यहां पर चुनाव जीता है। लगभग 10,000 से भी ज़्यादा वोटों से ये जीत दर्ज की है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को चुनाव के दौरान ही उन्हें मंत्री पद दे दिया था, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बना दिया था। इस विषय पर बात करने के लिए हम सबसे पहले चलेंगे रोहित गौतम जी के पास में। रोहित जी, ये जो विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है, इस चुनाव परिणाम के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, हार जीत चुनाव का एक पहलू है और हमारी हार हुई से हम शहर स्वीकार करते हैं। लेकिन इस विधानसभा के अंदर हम लोग जो देखें तो इस विधानसभा के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी को सहानुभूति का वोट मिला है। जिस प्रकार से वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी को टिकट दिया गया और उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे को टिकट दिया गया, तो कहीं ना कहीं सहानुभूति लोगों की उसके प्रति रही और उस सहानुभूति का फायदा कांग्रेस प्रत्याशी को मिला। तो इस जनादेश को आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, रोहित जी भाई साहब ने सही कहा कि सहानुभूति के वोट बिल्कुल मिले हैं और इससे कांग्रेस को फ़ायदा भी हुआ है। नहीं तो बीजेपी प्रत्याशी ने भी बराबर टक्कर दी है, ऐसे कोई ज़्यादा वोटों का अंतराल नहीं है। तो ये जनता जनार्दन है, जिस ओर घूम जाती है तो घूम जाती है। देखिए रवि जी, इस जनादेश में सबसे बड़ी चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो यह देखने को मिलेगी कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने पावर का सही या गलत इस्तेमाल करके मंत्री बना सकते हो, लेकिन विधायक नहीं बना सकते। विधायक का पावर केवल और केवल जनता के हाथ में है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को नकारा है। हमारे साथी लोग कह रहे हैं कि सहानुभूति का वोट मिला है, तो सहानुभूति का वोट किसे कह सकते हो आप? सहानुभूति का वोट तो ये हो सकता है कि विधानसभा से पहले जिन जिन के घर में किसी की डेथ हुई उन सबको लाके टिकट लड़ा दो, आप चुनाव लड़ा दो, तो क्या सारे लोग थोड़ी जीत जाएंगे? 2 महीने सरकार बने हुए हो गए, आपसी सामंजस्य अभी तक बिठा नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ सब जनता देख रही है और जनता ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये इंडिकेट किया है कि आपको काम करना पड़ेगा। जब आपको हमने मेजॉरिटी दी है और मेजॉरिटी से हम आपको आगे लेके आए हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा, ना कि अन्य विभिन्न मुद्दों पे आप बहला फुसला के और जनता से वोट ले सकें। मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना कहूँगा कि जनता ने जिस तरीके का काम देखा, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जनता ने जिस तरीके का काम देखा उस तरीके का व्यक्ति चुना। और मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी हो, जो समाज के हित में कार्य करता है वही व्यक्ति आगे उभर के आता है। तो विषय पर लौटते हुए एक मैसेज इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आप किसी को भी 6 महीने के लिए मंत्री तो बना सकते हैं, लेकिन विधायक नहीं बना सकते। रोहित जी, आप इस पर क्या कहेंगे?
देखिए, ये बात ठीक है कि मंत्री बनाना, मंत्री जो भी पार्टी सत्ता में होती है वही पार्टी मंत्री बनाती है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी को पूरे राजस्थान ने प्यार दिया, दुलार दिया, कांग्रेस सरकार से पिछले 5 साल के अंदर राजस्थान की जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। और राजस्थान की जनता ने यह निर्णय ले लिया था कि इस बार हम कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इतना जल्दी सीएम का फैसला भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुआ और एक सामान्य कार्यकर्ता को सीएम बनने का मौका जो ये भारतीय जनता पार्टी देती आई हुई है, ऐसा कभी भी आज तक के इतिहास में कांग्रेस में आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। कांग्रेस के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ किसी सामान्य कार्यकर्ता तो सोच भी नहीं सकता कि वो सीएम बनेगा। और हम बात करें पिछले कार्यकाल की तो इस राजस्थान की दुर्दशा हमने देखी है कि किस प्रकार कुर्सी एक थी और उस पर लड़ाई दोनों किस प्रकार से गहलोत साहब और सचिन पायलट की आपसी लड़ाई हम सबने देखी है। और इसका खामियाजा इस राजस्थान की भोली वाली जनता ने भुगता कि इस राजस्थान के अंदर कोई काम नहीं आया, दोनों अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे और राजस्थान के इस प्रकार विकास की तरफ अपनी आंखें विकास के लिए तरस गई राजस्थान की जनता की आंखें। जब इन प्रत्याशी को मंत्री बनाया गया था तब विपक्ष ने विरोध किया था कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है। क्या वास्तव में इसे मानना चाहिए? देखिए, इतनी बड़ी पार्टी अगर किसी भी प्रकार का डिसीजन ले रही है तो ये तो निश्चित मानिए कि वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि बिना निर्वाचित हुए आप 6 महीने के लिए किसी को भी मंत्री बना सकते हैं। आप उसको 6 महीने में अपना मैंडेट शो करके और आना होता है जी। तो इसलिए बीजेपी ने बनाया, लेकिन ये तो निश्चित हो गया कि आप मंत्री बना सकते हो अपने पावर से और आप विधायक नहीं बना सकते हो। अभी हमारे साथी रोहित जी भाई साहब कह रहे थे कुछ, तो मैं उस बिंदु पे वापस आऊँगा कि आपने मुख्यमंत्री बना लिया, सरकार बना ली, मंत्रिमंडल दे दिया और दूसरी पार्टी की आप बुराई कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कार्यकाल उनका सही नहीं रहा होगा जो आपको मैंडेट मिला, लेकिन आप अभी जो बात कह रहे थे कि उसमें आपसी खींचतान रही पिछली पार्टी में, तो कहीं ये खामियाजा आने वाले समय में आपको तो नहीं भुगतना पड़ेगा। जैसा पिछले दिनों से दिख रहा है कि निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज करंट का मदन दिलावर जी जिनको शिक्षा मंत्रालय दिया गया है, उनसे बार बार न्यूज़ वाले कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे तो एक जवाब दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे, ये भी मुख्यमंत्री जी बताएंगे, ये भी मुख्यमंत्री जी। किरोड़ीलाल मीणा जैसे गद्दावर नेता जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, उनकी ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि मुंह के अंगुली लगा कर मीडिया से चेहरा छुपा के भागना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से रोहित जी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि लोगों की आवाज़ को पहले विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी, ईडी से मानो या सीबीआई से मानो, जैसे भी विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही थी। अब जैसे जनता को लग रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी में स्पष्ट रूप से पार्टी के सीनियर नेताओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है और ये खामियाजा अगर समय पे कंट्रोल नहीं किया गया तो निश्चित रूप से आपको इसका हानि उठानी पड़ेगी। रामफूल जी से हम जानना चाहते हैं कि रामफूल जी, क्या इस विधानसभा चुनाव का कोई भी प्रभाव लोकसभा इलेक्शन पर पड़ेगा? अभी 6 महीने बाद ही चुनाव है। बिल्कुल इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोकसभा की सीटें 25 की 25 राजस्थान में भाजपा फिर से कमल खिलाएगी और मोदी जी के नेतृत्व में पूरी 25 सीटों पर खिलाएगी। दुर्गेश जी कह रहे हैं कि जो राजस्थान में जो विपक्ष है उसके बाद में अब जो आपकी सत्ता में मंत्री हो, विधायक हो, उसमें सत्ता का केंद्रीकरण हो चुका है और कोई भी मंत्री है वो बोल नहीं पा रहा है। क्या वास्तव में ऐसा है? दुर्गेश जी भाई साहब का कहना बिल्कुल मैं गलत मानता हूँ। देखो, कोई भी मंत्रिमंडल दिया जाता है तो बैठ के सबके सामने निर्णय किया जाता है जी। तो सबका निर्णय सर्वप्रिय होता है और पार्टी का जो आला कमान का जो निर्णय है, कोई भी नेता हो या विधायक हो आला कमान का निर्णय माना है, क्योंकि पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है, जनता के बीच में भेजा है, पार्टी ने लोगों के लिए काफ़ी कार्य किया है, तो वो आला कमान जो भी निर्णय करता है वो सही के लिए करता है। आगरा रोड का ये प्रतिष्ठित मिस्टी बेकरी एंड कैफ़े है, इस पे आकर के आप डिलीशियस फूड का स्वाद ले सकते हैं। इस बीच हम वापस चलते हैं अमित शर्मा के पास में। अमित जी, आप बताइए कि आगामी लोकसभा चुनाव में, आम चुनाव में वर्तमान जो इस सीट का रिजल्ट आया है, इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? क्या वास्तव में ऐसा कुछ होगा? केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी ने केंद्र के अंदर रहते हुए हमारे इस भारत को एक बहुत ऊंचाई तक ले जाने का काम किया है।
आने वाले टाइम में लोकसभा चुनाव में मेरे को ऐसा लगता है कि इस सीट से विधानसभा स्तर पे जनता को जो चाहिए था वो कार्यकर्ता, वो व्यक्ति मिला। पर आने वाले टाइम में जो लोकसभा चुनाव है उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए जनता को मोदी जी को वोट देना चाहिए, जिससे हमारे भारत को एक अच्छी पकड़ मिले। और भारत जहां पहले पिछड़े देशों में नाम गिना जाता था, मोदी जी ने उसको उभार के बाहर लाने का जो कार्य किया है, उनके लिए उनको हाथ मजबूत करने चाहिए। ये विधानसभा चुनाव परिणाम आया है, इसके पीछे कांग्रेस ने जो विधानसभा चुनाव में सत्ता खोई है, वो सवाल अब दब चुका है कहीं ना कहीं कि अब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष या किसी भी स्तर पर कोई भी हार की जिम्मेदारी नहीं लेगा। रोहित गौतम जी, क्या ये बात कैसी लगती है? देखिए, ये हार जीत के ऊपर तो मैंने पहले ही बताया कि जिम्मेदारी पार्टी जो जनता का डिसीजन है उसको हम शहर स्वीकार करते हैं, जिम्मेदारी बिल्कुल हम लेते हैं। लेकिन इसके पीछे जो कारण रहा वो कारण भी हमने आपको बताया। कांग्रेस बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कांग्रेस ने पिछले 5 साल जो किया उसी का कारण रहा कि आज भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए लोग तैयार थे, तत्पर थे, और जनता ने इस बार पूरा चुनाव लड़ा है। और इसका परिणाम आने वाले जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के अंदर राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटों पर इस बार कमल खिलेगा। और कमल खिलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, जनता करेगी। और ये चुनाव जनता का है। मोदी जी के प्रति जनता का जो विश्वास है, वो विश्वास ही लोग इस बार वोट के रूप में परिवर्तित होगा और इस बार फिर राजस्थान में कमल खिलेगा। और राजस्थान के साथ साथ ही पूरे भारत के अंदर भगवा में भारत होता हुआ नजर आ रहा है। दुर्गेश जी, आप बताइए, क्या कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हुई हार की जिम्मेदारी लेगी इस सीट को जीतने के बाद? देखो रवि जी, एक तो मैं क्लियर करना चाहूँ आपको, हमारे भाई लोगों की भाषा शैली है ना, वो अपने आप में इतनी व्यथित हो चुकी है कि क्या बोल रहे हैं इनको खुद को पता नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा जी। ठीक बोल रहा हूँ रोहित जी? और जो अध्यक्ष होता है वो पार्टी का मालिक होता है। ठीक बोल रहा हूँ? ठीक बोल रहा हूँ ना? मालिक तो वो होता है जो, ये तो अध्यक्ष कौन होता है? जो पार्टी का मालिक होता है, सर्वे सर्व होता है। आज हर आप लोगों के चेहरे पे, मुंह पे केवल एक ही बात है, मोदी सरकार। मोदी जी को वोट दो, मोदी सरकार है, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी को वो करो, मोदी जी ने ये किया है। भैया, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार मोदी जी की नहीं है। आप पहले तो ये करेक्शन करो कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो। हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज जनता की सुनते हैं, जनता में जाके सुनते हैं कि यार एक आदमी को आप इतना प्रमोट कर दो कि किसी के भी जूता मारे, किसी को भी मारे, किसी को भी छोड़े, एक आदमी को आप इतना ऊपर कर दो कि उसके ऊपर कोई रहे ही नहीं। मतलब आपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर मोदी जी को बिठा दिया। तो एक तो ये चीज़ सुधारने की पार्टी को, भाजपा को बहुत आवश्यकता है कि जो बड़ा है उसको बड़ा रखो और जो छोटा है उसको छोटा रखो। सरकार बीजेपी की है, मोदी जी की नहीं है। ठीक है। और जब आप कहीं भी थोड़े से मिसगाइड होते हो और आपको अपनी सत्ता खिसकने का डर लगता है, या तो आप जनता को भ्रमित, देखो हम सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आज जनता की आवाज़ सुनते हैं और जनता में जो आता है कि यार थोड़ा सा कुछ भी पार्टी काम नहीं कर पाती है, विकास की राजनीति नहीं कर पाती है, नौकरी की बात नहीं कर पाती है, बेरोजगारी की बात नहीं करती है, तो राम मंदिर के चावल बंटवाना चालू कर देते हो। युवा हैं, युवा को नौकरी की आवश्यकता है, युवा हैं, युवा को रोजगार की आवश्यकता है, युवा को पैसे की आवश्यकता है। युवा को ये नहीं है कि चावल बांटने से और राम मंदिर की स्थापना हमारा ऐसा युग है कि हमें खुशी है कि हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आज हमारा राम मंदिर बन रहा है, जो अस्तित्व में वापस आ रहे हैं भगवान, हमें बहुत खुशी है। लेकिन आपने तो सुप्रीम कोर्ट को भी दरकिनार कर दिया, घर घर जाके और राम मंदिर की फोटो बांट रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कहीं उल्लेख नहीं है, मोदी जी की फोटो लगी हुई है। मतलब आज की तारीख में देखो तो आप इतने हावी और इतने वो हो चुके हो कि आपने हनुमान जी को भूल गए, राम जी को भूल गए, सबको आप भूल गए, केवल आपको मोदी जी दिख रहे हैं। और मोदी जी ने क्या किया? आडवाणी जी को खत्म कर दिया, मुरली मनोहर जोशी को खत्म कर दिया, जसवंत सिंह जी को खत्म कर दिया, अपनी पार्टी के अपने सीनियर लीडर को खत्म कर दिया, और वही परिपाटी अब राजस्थान में देखने को मिल रही है। जब घर में बड़ा बुजुर्ग को कोने में बिठाया जाता है तो निश्चित रूप से घर का पतन सुनिश्चित हो जाता है।
युवा हैं, जोश है, तो वो इतना ही काम कर सकते हैं, लेकिन जो बुद्धि और विवेक है वो बुजुर्ग में ही होता है। और मैं तो यही निवेदन करूंगा कि बुजुर्गों के साथ सामंजस्य बिठा के और पार्टी को आगे चलाना चाहिए और जनता का भला होना चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। बाकी रोहित जी आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे साथी दुर्गेश जी को ये बता देना चाहता हूँ कि ये इन्हीं का नहीं, ये जब से राम मंदिर का फैसला आया है, जब से कांग्रेस सरकार की विचारधारा से प्रभावित लोग बौखला से गए हैं। मैं आपको बात बता दूं कि ये जो बात करते हैं कि राम मंदिर तो हमारा भी है, अगर राम मंदिर आपका था तो फिर आपने इस राम मंदिर के फैसले में विपक्ष में वकील क्यों उतारे? भाई, ये जो वकील उतारने का काम किया ये कांग्रेसी के लोगों ने ही किया। और आज जो रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं उन कांग्रेसी लोगों से पूछना चाहता हूं कि 70 साल से रोजगार के बारे में आपने क्या चिंता किया? और अगर आप रोजगार की बात कर रहे हो तो आपको शायद पता होगा कि किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर अगर उस की वहाँ की अगर लोगों को रोजगार के अगर अवसर प्रदान करने हैं तो वहाँ की जो पर्यटन चीज़ें होती है उनको बढ़ावा दिया जाता है, उनको उनका पुनरुत्थान किया जाता है, उन्हें दोबारा से बनाया जाता है। अगर जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो पूरे विश्व की जो दृष्टि है वो इस भारत के अयोध्या के ऊपर है। और आप सब देखो इसके लिए कि अगर होटल व्यवसाय की अगर हम बात करें, अगर हम ट्रेवलिंग की अगर हम बात करें, हम ट्रेन की बात करें, हम हवाई यात्रा की बात करें, तो इस प्रकार से कितने लोगों को इसका रोजगार मिलने वाला है। अगर हम जिस अब स्वावलंबी भारत की अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से अगर यूपी के अंदर पर्यटन की तादाद बढ़ने वाली है, अभी 22 तारीख के अंदर आप देखो कि सारी ट्रेनें बुक है, हवाई यात्राएं सारी बुक है। और आने वाले समय में आज यही भारत ही नहीं, आज भारत के अंदर तो एक होड़ सी लग गई है कि राम मंदिर में जाने की, और होड़ लगनी भी चाहिए कि आज हम जिस दीपावली, आज हम जिस समुदाय से आते हैं, हिंदू समुदाय दीपावली मनाता है, दीपावली बनाने के पीछे अगर हम लोगों ने अपने पुराने ग्रंथों में पढ़ा हो तो दीपावली इस बात में मनाई जाती है कि प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे। और आज दुर्भाग्य इस भारत का है कि इस भारत के अंदर एक कांग्रेस नाम की एक सरकार है जो इस बात पर अपने वकील खड़ी करती है कि ये राम मंदिर पे, यहाँ अयोध्या में राम मंदिर नहीं है, यहाँ पर राम जी नहीं हुआ करते थे। ये भारत का दुर्भाग्य है। फिर जिस आप नरेंद्र मोदी की बात करते हो तो हम नरेंद्र मोदी, अगर भाई दुर्गेश जी ने बताया कि आप मोदी जी को ही प्राथमिकता क्यों देते हो, उस बात में बताना देता हूँ। प्रधानमंत्री, सभी मंत्रियों का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री होने के नाते जितने भी कार्य जो किए जाते हैं वो प्रधानमंत्री के साथ साक्षी मान के किए जाते हैं, प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों पे किए जाते हैं। और ये प्रधानमंत्री जी हम इस बात को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम एक ऐसा प्रधानमंत्री पाया जो ना तो कभी छुट्टी लेता, ना कभी वो बीमार होता, वो इस देश के लिए, इस राष्ट्र के प्रति अपना समर्पित पूरा समय देता है। जिसकी माँ का देहांत हो जाता है, माँ के देहांत के बाद वो माँ को मुखाग्नि देता है, और मुखाग्नि देने के बाद तुरंत अपने कार्य के लिए लौटता है। ये भारत के सभी युवाओं के लिए एक शिक्षा की बात है कि किस प्रकार से हमारे राष्ट्र प्रथम की भावना हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। इस प्रकार से ये जो एक बात है कि राम मंदिर बनने से क्या होगा, तो राम मंदिर बनने से रोजगार भी मिलेगा, हमारी संस्कृति को विश्व स्तर पर जो माना जा रहा है लोग इसको मानेंगे, और ये भारत के लिए एक स्वर्णिम समय है। भारत अब विकसित भारत के तर्ज पर चल रहा है, 5वें नंबर पर भारत है। और जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा था कि आने वाले समय में हम विकसित देशों के अंदर 3रे नंबर पर रहेंगे, हम तीसरी सबसे विशाल शक्ति हम बनने जा रहे हैं। आप सोचिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि दो देशों के युद्ध हो रहा है, दोनों देश आपस में एक दूसरे पे मिसाइल बरसा रहे हैं, वहां लोग अपनी जान बचाते हुए भाग रहे हैं। उसी समय कोई छात्र निकलते हैं, छात्रों को लगता है कि यहाँ लोग मर रहे हैं, तो वो छात्र अपने बैग में से तिरंगा निकालते हैं और तिरंगा लहराते हैं। और उस तिरंगे को देख के किस प्रकार से दोनों देशों की सेनाएं एक बार स्तब्ध रह जाती है कि ये भारत के लोग हैं, ये भारत के लोग हैं। नहीं तो ये भारत, ये आज उस लायक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस लायक बनाया ना इस देश को। आज पहले आपको भारत को किस तरीके से, भारत को सपेरों का देश कहा जाता था, हमने भारत को प्रेजेंट ही ऐसा किया। माननीय नरेंद्र मोदी ने भारत को ऐसा प्रेजेंट किया कि भारत कोई सपेरों का देश नहीं है, भारत कोई छोटा मोटा हल्का देश नहीं है। अगर हमारे एक भी आदमी के ऊपर अगर किसी को भी जान और मान की हानि हुई तो भारत उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस प्रकार का प्रतिनिधित्व चाहिए हमें उस मनमोहन सिंह जैसा प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए जो अगर एक बार सोनिया गांधी आंख दिखा दे तो वो चुपचाप बैठ जाए। इस प्रकार हमें गर्व है हमारे ऐसे प्रधानमंत्री पर, और इसलिए आप पूरा भारतीय जनता पार्टी जो आप कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बार बार कहते हो, हमको ऐसा नेतृत्व मिला और उस नेतृत्व का हम सम्मान करते हैं और हम बार बार नरेंद्र मोदी जैसा ही प्रधानमंत्री चाहते हैं। देखिए रोहित जी, पहली बात तो आपने कहा प्रधानमंत्री, सब मंत्रियों के ऊपर जो होता है अधिकारी वो प्रधानमंत्री होता है। मैं भी निश्चित रूप से आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा भावुक हो चुके हो।
प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, प्रधानमंत्री पूरे देश का भी है, हमारा भी है प्रधानमंत्री। और फिर आप पार्टी पे चल गए, कांग्रेसी पे और बीजेपी की विचारधारा पे। ठीक है कि कांग्रेसी हैं, उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। भाई राम मंदिर का, राम जी का विरोध किसी ने नहीं किया। और जो आप ये गुमराह कर रहे हो कि कांग्रेस ने वकील खड़ा किया, तो आपको मैं जानकारी दूं, कांग्रेस का वकील नहीं था, कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करने वाले थे कपिल सिब्बल जी, जिन्होंने केस लड़ा, लेकिन वो वकील थे, अपने प्रोफेशनल में थे, और वो प्रोफेशनल थे तो दूसरी पार्टी की तरफ से थे, ना कि कांग्रेस की तरफ से थे। कपिल सिब्बल जी कांग्रेस के केवल पदाधिकारी थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना काम भी छोड़ दें। उनको पैसा मिल रहा है, उनका रोजगार है, कोई अगर उनको एडवोकेट खड़ा कर रहा है तो वो तो खड़े होंगे, उनका प्रोफेशनल। ऐसे पार्टी को नहीं, अपने जो अपने प्रोफेशनल को निष्कासित कर देना, निष्कासित क्यों करना चाहिए भाई? अपना प्रोफेशनल अगर काम आदमी छोड़ देगा तो उसका निष्कासित थोड़ी हो जाएगा। फिर आप बात करो रोजगार की, 70 साल से रोजगार नहीं थे रोहित जी भाई साहब। आप जहां पढ़े हो ना, 70 साल में आप और आपके दादाजी पिताजी पीढ़ियां जहाँ पढ़ी है ना, वो कांग्रेस की सरकार ने ही स्कूल बनाए थे। और वो जो रेल की पटरियां डली है ना, वो रेल की पटरियां सारी कांग्रेस सरकार की डली हुई हैं। ठीक है। और आप जो मोबाइल टेक्नोलॉजी का इनका उपयोग कर रहे हो ना, अब कर रहे हो, ये पहले उस टाइम पे सरकार कांग्रेस द्वारा लाए हुए हैं। अब तो ये सारे प्रोजेक्ट बेचे जा रहे हैं, पहले विकसित किए जा रहे थे। ठीक है। अब विकसित होने के बाद ये सब प्रोजेक्टों को बेचा जा रहा है। इसलिए आप इस बिंदु पे मत जाओ कि पार्टी की विचारधारा किसकी क्या है, किसकी पार्टी विचार। आज हम सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सामाजिक बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, जनता के हित की बात कर रहे हैं। अपनी गलती स्वीकार करना सीखो। अगर आप जिस दिन अपनी गलती को स्वीकार, आज किसी पार्टी की आप गलती बताओ, हम शायद स्वीकार करेंगे ना। आप बता रहे हो कि सब कांग्रेस ने वकील खड़ा किया, आप जनता को गुमराह कर रहे हो। कांग्रेस ने वकील कब खड़ा किया बताइए आप मुझे, बताओ ना आप कब किया आपको। कपिल सिब्बल किसी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता है, और उसी पार्टी का बहुत बड़ा नेता अगर राम पार्टी का नेता होना अलग बात है। अगर पार्टी आपका फाइनेंस का काम है, ठीक है, और आप बीजेपी को बिलोंग करते हो, मैं फाइनेंस कराऊंगा आपसे, कांग्रेस कोई फाइनेंस कराएगा तो नहीं करोगे आप। राम मंदिर का विषय, भगवान राम का विषय, भगवान राम सब इतने बड़े दायित्व पर होकर, इतने बड़े दायित्व पे हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है, वो अपना प्रोफेशनल थोड़ी छोड़ेगा भाई। और तो भगवान राम के खिलाफ बोलेगा वो। राम के खिलाफ कौन बोला है? वो अपनी मुद्दे पे बहस किया है, केस हार गया। हार गया ना। इसके लिए आप एक व्यक्ति के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को नहीं कर सकते हैं ना, सभी का अधिकार है। देखिए रवि जी, मैं आपको इस विषय पे बड़ा विषय बता दूं। क्या है कि ये जो बात कर रहे हैं ना उनके प्रोफेशन की, मैं आपको बता दूं कि ये जीता जागता उदाहरण मैंने कल ही देखा है। ये जो कांग्रेसी की जो विचारधारा, इनकी संपूर्ण मानसिकता का शिकार है ये लोग। कि कसाब के मामले में भी भारत सरकार ने वकील मुहैया करवाया था, और निर्भया मामले में भी वकील मुहैया करवाया था। तो वकालत एक प्रोफेशन है। वकालत एक प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो इस पार्टी की छवि, उस पार्टी का फेस है, वो उसके खिलाफ अगर चुनाव लड़ता है तो उसका मतलब पूरा कांग्रेस उसमें इंक्लूड है। फर्स्ट बात। दूसरी बात, आदरणीय दुर्गेश जी कह रहे थे कि स्कूल की बात कर रहे थे, रेल पटरी की बात कर रहे थे, तो मैं बता दूं कि रेल पटरी और स्कूल तो पहले भी थे, नो डाउट पहले थे, लेकिन आज जिस प्रकार से जो स्वावलंबी भारत की हम बात करते हैं, जिस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, कि आज आप कोई सा भी मोबाइल उठा के देख लो, उस मोबाइल के पीछे लिखा होता है मेड इन इंडिया। ठीक है। आज हम लोग ऑटोमोबाइल के अंदर भारत मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग करने के साथ हम कितने लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। क्या यह विजन कांग्रेस सरकार का ये विजन था? कांग्रेस सरकार का सिर्फ यह विजन था कि किस प्रकार से हम पड़ोसी देश को फायदा पहुंचाए, वहां से हम इंपोर्ट कर रहे थे। आज हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम भी भारत कर रहा है। ऑटोमोबाइल की बात करें, हम गाड़ियों की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी जो पूरे इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ी है, उसका भी अभी हमारे करार हुआ, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग भारत करेगा। यह विजन आपका तो कभी था ही नहीं। आप स्कूल की बातें करो, स्कूल तो पहले भी थे, लेकिन आज के तर्ज पे जो स्कूल है, स्कूल का जो डेवलपमेंट हुआ है वो पहले था। अभी हम जो नई शिक्षा पॉलिसी आई, नई शिक्षा पॉलिसी के अंदर हमने क्या तय किया? स्वावलंबी भारत की बात की। स्वावलंबी कैसे बात की? कि जिस आदमी का जिस चीज में इंटरेस्ट है उसको वही पढ़ाई कराई जाए। क्या यह विजन कभी कांग्रेस का रहा है? आप भारत आज किस प्रकार से, भारत पूरे विश्व स्तर पर सब लोग भारत को, सबकी दृष्टि भारत के ऊपर है। आप अभी भी भारत की अच्छाइयों को नहीं देख रहे। आपका काम ठीक है, आप विपक्ष में हो, आप विपक्ष की बात करनी चाहिए, लेकिन आप 1% ये तो बात करो। आप जिस विकास की बात कर रहे हो, आज मैन्युफैक्चरिंग हम यहां कर रहे हैं,
तो आपको कहीं ना कहीं ये बात माननी पड़ेगी और आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि नरेंद्र भाई मोदी के कार्यकाल के अंदर भारत एक अलग ही पहचान बनाने में सक्षम हुआ है। और भारत, मैं आपको आज फिर बता देना चाहता हूं इस डिबेट के माध्यम से कि विश्व गुरु बनने की ओर हम फिर अग्रसर हैं और बहुत ही जल्दी भारत विश्व गुरु बनेकर रहेगा। विषय पर वापस लौटते हैं। ये डिबेट राम मंदिर और राम मंदिर से जुड़े हुए मुद्दों की तरफ चली गई थी। एक आखिरी सवाल है इस डिबेट का। रामफूल जी, आप क्या कहेंगे कि विपक्ष जो ये आरोप लगा रहा था कि ईवीएम का दुरुपयोग किया है सत्ता पक्ष ने, क्या इस चुनाव में भी हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईवीएम में कोई गलत दुरुपयोग नहीं होता। ईवीएम में वही ईमानदारी से वोट डलते हैं। पहले जरूर पर्चियों के जो वोट होते थे उनमें जरूर हो जाता था। ये बात बिल्कुल गलत है। अब की बार विधानसभा चुनाव में कहीं भी ऐसा कुछ सुनने को भी नहीं मिला। उपचुनाव की बात कर रहे हैं। उपचुनाव में, इस बार उपचुनाव में ऐसा कहीं भी सुनने को नहीं मिला कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हुई या फर्जी वोट डले। ऐसा कुछ होता भी नहीं है। ये लोगों की मानसिकता है, इसको थोड़ा सा सुधार करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। और जो जिस पार्टी का होता है वो उसी पार्टी को वोट डालना चाहता है, उसी को डलता है। मैं एक ही बात कहूँगा कि ईवीएम को बायोमेट्रिक करना या अपडेट करना आवश्यक है। जिस हिसाब से सिस्टम आगे बढ़ा है उसी हिसाब से ईवीएम को भी अपडेट करना आवश्यकता है। दूसरी चीज़, अंतिम पंक्तियों में मैं सभी श्रोतागणों को, सुनने वालों को राम मंदिर की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करना चाहूँगा। एक छोटा सा संदेश मैं साथ में ये देना चाहूँगा। गौरव का विषय है, गौरव का पल है कि हमारी आंखों, पीढ़ियाँ निकलने के बाद हमारी आंखों के सामने राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन हमें भगवान राम के मंदिर के साथ सिद्धांतों पे चलना चाहिए। उनके सिद्धांतों से हमें कुछ सीखने को चाहिए। और राम मंदिर के लिए हमें जब बात करनी चाहिए जब अंतरात्मा से आप आपके छोटे भाई, बड़े भाई के साथ खड़े हों, उसके साथ दगा गद्दारी नहीं कर रहे हों, तो आपको निश्चित रूप से भगवान की जय जयकार लगानी चाहिए। जय सिया राम। बहुत खूब दुर्गेश जी। ईवीएम का जो विषय था, ये बात सही है कि ईवीएम के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है। ये बहुत ही तरीके से बनाई गई मशीन है और ऐसा अभी होता भी नहीं है। ये तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, पहला विषय। दूसरा विषय, अभी लास्ट में मैं भी ये कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष के अंदर कई लंबे समय बाद जो एक सच्ची दीपावली जो हमको सबको बनानी चाहिए वो 22 तारीख को है। हम सबको मिलकर जिस प्रकार से हम 22 तारीख हम लोग दीपावली पर पटाखे चलाते हैं, स्वागत करते हैं, उसी प्रकार से हम सबको एक बार अपने घरों को वही चकाचौंध करना चाहिए। मंदिरों में हमको भगवान राम की प्रतिष्ठा का पूजन करना चाहिए। हम सबको मिलकर ये भगवान राम का जो जन्मोत्सव है इसको मनाना चाहिए और सभी को इसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। इस शो में पधारे हुए सभी आगंतुकों को हम धन्यवाद कहेंगे और खासकर धन्यवाद कहेंगे मिस्टी बेकरी एंड कैफ़े को, इसके ओनर सोनू जी को, जिन्होंने इस आयोजन के लिए सभी प्रतिबद्धताएं जताई और हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। नमस्कार।